तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, चूँकि कल मेरे यहाँ माता रानी का विसर्जन था। आमतौर पे हर जगह विसर्जन नवरात्रि के आखिरी दिन या फिर उसके अगले दिन विजयदशमी को होता है, लेकिन हम लोग यहाँ अष्टमी को माता रानी आती हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग 9 दिन जोड़ के फिर विसर्जन करवाते हैं। ये पूरे मेरे यहाँ पे जितने क्षेत्र हैं हर जगह यही होता है। सुल्तानपुर भर में लगभग हर जगह यही होता है। तो उस वजह से कल काफ़ी जयकारा नारा ये तमाम चीज़ें करते कराते गला थोड़ा सा ख़राब है, तो शायद हो सकता है कि आपको आवाज़ में कोई दिक्कत लगे, तो उसके लिए पहले ही आप लोगों को बता दे रहा हूँ। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। और ऐसा नहीं कि इस कहानी के बारे में हम लोग जानते नहीं थे, ये हमें पूरा अंदाज़ा था कि ऐसा होगा। कायदे से कई ऐसे मीडिया कर्मी थे तो वेट कर रहे थे कि आखिर कब होगा, क्योंकि यूपी में ये चीज़ें कॉमन है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, वो आपको थोड़ा सा पृष्ठभूमि समझा देता हूँ कि क्या हुआ था और उसके बाद क्या हुआ, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये सच में होता है। कहानी 13 तारीख की है। आपको याद होगा 13 तारीख को उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक दंगा हुआ था और एक मर्डर हुआ था। वजह क्या थी वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा संक्षिप्त में एक बार बता देता हूँ। बहराइच में एक जगह लगती है महाराजगंज, और इसी महाराजगंज में एक थाना लगता है हरदी थाना। 13 तारीख को वहाँ मूर्ति विसर्जन होना था बहराइच के पास जो नदी है बहराइच घाट पे। तो प्रशासन ने बाकी लोगों से कहा, जितने खासकर पंडाल वाले थे उनसे कहा कि भैया आपको विसर्जन करना है और आपको सुरक्षा भी चाहिए, क्योंकि जहाँ नदी किनारे विसर्जन होता है वहाँ पुलिस की ड्यूटी बनती है कि वो जाए वहाँ पे ड्यूटी दे और सब कुछ सकुशल करवा दे। तो अलग अलग लोग निकलेंगे, अलग अलग डीजे निकलेगा, अलग अलग जुलूस निकलेगा, तो हम लोग को बार बार घाट तक जाना होगा, फिर हम वापस उसके इलाके में आएंगे, फिर वहाँ से उसको रिसीव करेंगे, फिर जाएंगे। ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा और कोई मतलब नहीं निकलेगा। हम लोग को भी दौड़ना पड़ेगा, कुछ असुविधा भी होगी। इस वजह से अगर तमाम लोग साथ में ही झांकी निकाल लें तो शायद चीज़ें सही होंगी। इसके बाद तमाम जो लोग थे वो मान जाते हैं और ये फैसला करते हैं कि शाम के लगभग 5 बजे के आसपास जो झांकियाँ हैं वो एक साथ निकलेंगी और निकलने के बाद जाएंगी। तय टाइम पे सब लोग पहले तो पूजन करवाते हैं, उसके बाद विसर्जन जो पंडाल में होता है वो करवाते हैं। उसके बाद उस प्रतिमा को ट्रॉली पे ट्रकों पे लाद के अपने अपने यहाँ से निकलते हैं। फिर सब लोग एक साथ मिलते हैं। मिलने के बाद अब चूँकि मैंने कल भी कहा था जिस दिन ये वीडियो बनाई थी कि अगर एक पंडाल पे या फिर एक ट्रॉली के पास एक दुर्गा पूजा समिति में 15-20 भी लोग हैं और लगभग 10 ऐसे समितियां हैं और सबको साथ में विसर्जित करना है, तो 150-200 की संख्या हो गई। बाकी आसपास के कई बच्चे होते हैं, कई लोग होते हैं जो नाचते गाते आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही लगभग भारी मात्रा में भीड़ लेके उस जुलूस को निकलती है। थोड़ी सी भीड़ आगे बढ़ती है, उसके बाद पहले तो भजन शुरू होता है। लेकिन अच्छा, ये चीज़ हमारे हिंदुस्तान में अब कॉमन हो गई है कि एक दूसरे के धार्मिक श्लोक देखने के बाद हमारे अंदर की कट्टरता ज़्यादा जग जाती है। हम अपने भजन, अपने पूजा या फिर हम अपने नमाज या फिर जो भी हमारा अपना धर्म होगा, हम उसमें परेशान नहीं होकर बाकी सामने वाले को कितना नीचा गिरा दें, उसके बारे में क्या कुछ बोल दें, उसमें ज़्यादा परेशान होते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि एक साइड से, ये दोनों साइड से है। अब कुछ लोग कहते हैं कि 2014 के बाद से ऐसे, कुछ कहते हैं कि नहीं शुरू से था, जिसकी अपनी जो इच्छा। लेकिन ये चीज़ें अक्सर अब आपको देखने को मिलेंगी, इसमें कोई इफ़ कोई बट नहीं है। और जिसको लगता है कि ऐसा नहीं है, तो फिर अगर ऐसा नहीं है तो हरदम दंगे लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं। तो जैसे जैसे भीड़ आगे बढ़ी, रेहुआ गांव है, उस रेहुआ गांव में जब ये भीड़ पहुंचती है, इसी दौरान चूँकि अजान का वक्त था, तो कुछ लोग आके कहते हैं कि भैया बंद कर दो क्योंकि अजान होने वाली है। अब इधर से ये जो समितियाँ निकली थी उन्होंने कहा कि एक बात बताओ, तुम लोग पूरे साल भर अपना कुछ ना कुछ करते रहते हो, हम तो कभी नहीं बंद करवाते। हमारा एक दिन शोभा यात्रा निकल रहा है तो उससे तुमको क्या दिक्कत है। अब इसी बात को लेकर दोनों पार्टी में झड़प हो गई। अब जब झड़प हो गई तो डीजे बंद हुआ नहीं। उसके बाद डीजे पे कुछ ऐसे गाने जो शायद किसी व्यक्ति के लिए तो नहीं कह सकता, या फिर किसी धर्म के लिए भी मुझे नहीं कहना, लेकिन जो सनातनी हैं, जो हिंदू हैं और जो माता जी की प्रतिमा लेके निकले हैं, उनके लिए ही नहीं सही है।
अब एक गाना जिसको मैं अपने मुंह से तो नहीं गा सकता, लेकिन एक गाना आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा कि भारत में जो देशद्रोही हैं उनकी फिर वहाँ पे एक माँ की गाली है। तो एक तरफ तो आप माँ की प्रतिमा लेके जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप माँ की ही गाली दे रहे हैं, किसी को भी दे रहे हैं लेकिन माँ की गाली दे रहे हैं आप, और माँ तो माँ होती है। तो ऐसे ऐसे गाने चले। उसके बाद सामने से फिर पथराव हुआ। जब पथराव हुआ उसके बाद ये लोग भागे, फिर आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ। इसी दौरान एक लड़का राम गोपाल मिश्रा 22 साल जिसकी उम्र, कुछ दिन पहले उसकी शादी हुई थी, वो ऊपर चढ़ जाता है। चढ़ने के बाद जो हरा झंडा था उसको निकालता है, उसके बाद भगवा झंडा लहराता है। तमाम लोग बहुत खुशी खुशी नारे लगा रहे थे। इसके बाद फिर भीड़ को हटाने के लिए पुलिस आती है। इसी बीच जो राम गोपाल मिश्रा है उसको खींच लिया जाता है। खींचने के बाद अब भीड़ ने कुछ देखा नहीं, लेकिन एक कैमरा ऑन था जिसकी वीडियो 16 तारीख को निकल के सामने, यानी कल। उसमें दिखाया गया कि कैसे राम गोपाल मिश्रा को गोली मारी गई। अब राम गोपाल मिश्रा को गोली मारी गई। मारने के बाद तमाम लोग भड़क गए। उसके बाद फिर बॉडी को हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे ढेर सारी, एक तरह से दंगा भी कह सकते हैं, चूँकि 50 से ज़्यादा दुकानों को आग लगा दिया गया। कई ऐसे निर्दोष थे जिनको मारा पीटा गया, इधर से भी उधर से भी। फिर ये फैलाया जाने लगा कि जो राम गोपाल मिश्रा है उसको गोली मारने के बाद उसके नाखून को उखाड़ा गया, टॉर्चर किया गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ निकल के नहीं आया। तो एक तरह से ऐसी अफवाहें भी उड़ाई गई। उसके बाद फिर धीरे धीरे जो दंगा था वो भड़कता चला गया। 50 से ज़्यादा दुकानों को आग लगा दी गई। कई बेचारे ऐसे थे जिनका शोरूम था। एक तो जिस घर में हादसा हुआ, अब्दुल हमीद के घर में यह हादसा, उसके बगल एक मिश्रा का घर था। उनके भाई को इतना मारा कि वो मेडिकल कॉलेज लखनऊ में एडमिट थे। उनका खुद इंटरव्यू मैंने देखा। उनकी बाइक को आग लगा दिया गया। तो जिनकी कोई गलती भी नहीं थी उनको भी प्रताड़ित किया गया। उसके बाद प्रशासन ने कंट्रोल करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन प्रशासन के हाथ कुछ आया नहीं, चूँकि प्रशासन की भी गलती थी कि जब उन्हें पता था कि इतनी बड़ी झांकी निकलने वाली है, 100, 150, 200 लोग हैं, और प्रशासन ने खुद रिक्वेस्ट भी की थी कि भैया आप लोग सब एक साथ झांकी निकाल लीजिएगा, अलग अलग मत निकालिएगा, ताकि हम सिक्योरिटी दे पाएँ, हम सुरक्षा दे पाएँ। तो फिर सिक्योरिटी सुरक्षा कहाँ थी? कोतवाल या फिर बाकी जो लोग थे उनको आना चाहिए था, वो आए नहीं। जो थाना इंचार्ज सर्किल ऑफिसर थे वो भी नहीं आए। दंगा हुआ तो फिर बीच में बीच बचाव करने, अच्छा इससे पहले उन्होंने ही लाठीचार्ज करवाया था, तो फिर उनकी किसी ने सुनी नहीं। मामला ऊपर तक गया। जब मामला ऊपर तक गया तो ऊपर वालों की हवा खराब हुई। तब उन्होंने जो STF के चीफ हैं अमिताभ यश IPS, उनको भेजा। और अमिताभ यश जो हैं वो शुरू से ही योगी आदित्यनाथ के बड़े करीबी माने गए, बड़े भरोसेमंद हैं। उनको भेजा, वो आते हैं। आने के बाद फिर पिस्टल उस्टल हवा में लहराते हुए उनका वीडियो भी आपने देखा होगा कि वायरल हुआ था। उसके बाद फिर जो अमिताभ यश हैं वो तमाम भीड़ को काबू करते हैं। अब ये तो पूरी कहानी और क्या कुछ हुआ था वो हो गया, लेकिन अब इस पूरी कहानी में 2 पहलू थे। एक कि किसी के झंडे का अपमान करना, हरा निकाल के भगवा लगाना, तो वो भी एक अपराध है, कानूनन जुर्म है, तो उसके लिए भी सज़ा का प्रावधान है। और दूसरा एक हत्या हुई तो उसके लिए भी सज़ा का प्रावधान है, अलग अलग धाराओं में। तो जो झंडा निकाला गया था, जिस व्यक्ति ने निकाला था उसको गोली मार दी गई, तो अब उसको तो कुछ सज़ा हो नहीं सकती थी। तो फिर अब शुरुआत हुई कि भैया जिसने गोली मारी है उसको पकड़ो, क्योंकि तमाम पक्ष विपक्ष हो रहा था। ये लॉ एंड ऑर्डर की पूरी तरह फेलियर था कि भाई सबसे बड़ी गलती पुलिस प्रशासन की है कि 100, 150, 200 लोग या फिर 250, 300 लोग अपने जुलूस को लेके जा रहे हैं, तो कम से कम 1, 2, 4 PSC की बटालियन या फिर 1, 2 थाने की फोर्स तो वहाँ पे पहुँचे। लेकिन कोई नहीं था, 4, 6 सिपाही थे। वो भी जब ऐसा माहौल देखते हैं, वहाँ से 9, 2, 11 हो गए, दंगा होने लगा। बाद में फिर फोर्स आई, उसने लाठीचार्ज किया। यही फोर्स अगर पहले से होती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो जब शासन प्रशासन की बखिया उधेड़ी गई, तब फिर इसी बीच 16 तारीख को एक CCTV या फिर कहीं मोबाइल का वीडियो आता है, और इस वीडियो में दिखाया गया कि कैसे गोली मारी गई। और ये गोली सलमान नामक शख्स ने मारी थी। चूँकि पहले तो 30 लोगों को उठाया गया, लेकिन फिर 10 FIR हुए थे, 6 नामजद और 4 अज्ञात। 6 नामजद में जो मेन आरोपी बनाया गया था वो बनाया गया सलमान को। तो फिर भैया सलमान की अब तलाश शुरू हुई। जगह जगह पता किया गया, अलग अलग जगहों पे नंबर सर्विलांस लगाया गया, और फिर अंत में जो सलमान है
और जो तालिम है, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। अब गिरफ्तार कर लिया गया, ये मैं आपसे कह रहा हूँ, और इसी बीच आपने एक खबर सुनी होगी कि इन दोनों का एनकाउंटर भी हो गया। तो फिर इसके बीच का राज क्या है, एनकाउंटर हुआ कैसे? तो पुलिस ने इसके पीछे अपनी एक थ्योरी बताई और साथ ही एक वीडियो रिलीज किया। बस वहीं रह गए, छुएंगे नहीं, ना रहिए, सुरक्षित करिए इसको। भाई कहाँ है मेरे? यहाँ पे रहो, असला एक बार सुरक्षित करो, लेके आओ, चलो चलो, परेशान मत हो, चलो इधर, हाँ तुम लोग ना भागो। नहीं भागना चाहिए, गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग देखो तो नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके निकल गलत है ना? गलती वहाँ की, अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर, हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, किस तरह करोगे? गाड़ी घुमाओ, अरे गाड़ी घुमाइए जल्दी। और इस वीडियो को देखने के बाद एक बात और आपको बताऊंगा, उसका जवाब मैं आपसे लूंगा। दरअसल जब ये दंगा फसाद हुआ, उसके बाद जब वीडियो वायरल हुआ, उसमें पता चला कि सलमान ने गोली मारी है। सलमान की जब तलाश शुरू हुई, पता चला कि सलमान का जो एड्रेस है वो मिल गया। एसटीएफ की टीम जाती है, गिरफ्तार करती है। इसी बीच सलमान से पूछा जाता है कि जिस गन से तुमने फायर किया था वो कहाँ है, और तुम किस प्लान में थे, और तुमने सरेंडर क्यों नहीं किया। इसी बीच जब ये लाइन उन्होंने पूछी, तब सलमान और तालिम इन दोनों ने बताया कि हम नेपाल भागने वाले थे। और फिर पूछा कि हथियार कहाँ है तुम्हारा जिससे तुमने फायर किया था। तब ये लाइन जब पूछी, तब उन्होंने बताया कि नेपाल बॉर्डर के पास एक जगह है नानापार कोतवाली, वहाँ का हांडा बसेहरी एक जगह है, वहाँ पे। तब पुलिस वालों ने कहा कि चलो दिखाओ। वहीं आसपास वो गिरफ्तार भी हुए थे। अब पुलिस की टीम उनको वहाँ पे लेके गई। जब लेके जाती है तो चूँकि अब इतना भरोसा हो गया था कि शायद ये नहीं भागेंगे, तो हाथों हाथ खुला छोड़ दिया था। इसी दौरान इन्हें पता था कि हथियार हमने किस जंगल में कहाँ छुपा रखा है। तो फिर ये जाते हैं, हथियार इनका लोडेड था, फ़ौरन उस हथियार से पुलिस वालों पे फायर करते हैं। फायर जैसे ही करते हैं, फ़ौरन जवाबी फायर पुलिस वाले करते हैं, पैर में गोली लगती है। लगने के बाद अब ये लंगड़ाते हुए दो लोग के पैरों पे आते हैं। अब पुलिस एक वीडियो रिलीज़ करती है। उस वीडियो में पुलिस वाले इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि हम तो तुमको बड़े भरोसे से लेके आए थे, तुमने ऐसा क्यों किया। तब इसके जवाब में ये दोनों लोग खुद बताते हैं कि हमें लगा था कि हम फायर जब करेंगे आप लोग डर जाएंगे, इसी बहाने हमें 40 किलोमीटर लगभग दूरी बची थी नेपाल बॉर्डर से, उतना दूर हम किसी न किसी साधन से भाग जाएंगे, और एक बार हम नेपाल पहुंच गए तो फिर आप हमें पकड़ नहीं पाएंगे। तब पुलिस वाले फिर कहते हैं, वीडियो में आप साफ साफ शब्दों में सुन भी सकते हैं, कि जब आपको पता था कि आपने एक गलती की है तो आपने दोबारा गलती क्यों की। तब इन्होंने बताया कि बस दिमाग में वही एक चीज़ थी कि एक बार यहाँ से भाग जाए, नहीं तो फिर पता नहीं क्या होगा। खैर, अब जब इनकाउंटर हुआ, 2 लोग पकड़े गए। इसी दौरान 3 और लोग पकड़े गए, फ़हीम, हमीद और अफजल। अब इनके ऊपर चार्जेस हैं, और इनकाउंटर जिसको बढ़ा चढ़ा के खुद इन लोगों की बहन, एक उसका इंटरव्यू वायरल हुआ जिसमें कहा कि मेरे भाई का फर्जी इनकाउंटर हुआ है। मुझे नहीं समझ में आता कि हर कहानी में आज एक चीज़ कॉमन हो गई है। मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ, उसमें भी मंगेश के माँ बापों ने कुछ नहीं बोला, बहन को सामने लाया गया, बहन बोलती है कि फर्जी है, चलिए मान लीजिए फर्जी है। फिर अनुज प्रताप सिंह, उसका इनकाउंटर हुआ, उसमें भी बहन सामने आती है, वो भी बताती है फर्जी है। तीसरा, जिसका वीडियो खुद रिलीज़ हुआ है, जिसमें खुद जिनको गोली लगी है, वो कह रहे हैं कि हमें लगा हम एक एक फायर मार के भाग जाएंगे, एक एक फायर करके भाग जाएंगे और कुछ होगा नहीं। वहाँ पे कोई था नहीं, 2 ही साइड थी, एक पुलिस की साइड थी, एक आरोपी थे। आरोपी अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमने गोली चलाई है। तो घर बैठे न्यूज़ चैनल या फिर घर बैठे पॉलिटिशियन या फिर घर बैठे इन दोनों की जो बहन थी वो कैसे जान गई कि इनकाउंटर फर्जी है। लेकिन सवाल लोगों को उठाना है। अच्छा, यूपी की ये हालत भी हो गई कि हर दूसरे क्राइम में इनकाउंटर होता है, पैर में गोली लगती है। तब लोग यकीन भी कितना करेंगे, भाई हर अपराधी अब गोली चला रहा है और पैर में ही गोली लग रही है। तो ये तमाम तरह के सवाल हैं। खैर, पिछले 3-4 दिनों से बहराइच जो जल रहा है, जो दंगा फसाद हुआ, उसकी पृष्ठभूमि यही है
कि एक दूसरे के धर्म के बारे में गलत बोलना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, अकेले अकेले किसी में दम नहीं कि कुछ कर ले, भीड़ की शक्ल लेके एक दूसरे को गाली गलौज करना और फिर अंत में एक दूसरे को काट खाना और अंत में नुकसान सरकारी संपत्ति और बाकी मासूमों का। ये हमारे हिंदुस्तान का अब एक चेहरा बन चुका है, कोई माने या ना माने। तो आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा, और साथ ही अगर आप ऐसी कहानियों को सुनना चाहते हैं, सच्ची खबरों को जानना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।